नमस्ते स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने कहा था आज हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सम्स ऑन लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 5 टाइम्स अ नंबर एडेड टू 2/3 ऑफ इटसेल्फ गिव्स 102। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करें। जो भी अननोन होता है हम उसे x ले लेते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम हमेशा x ही क्यों, आप y भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक स्टैंडर्ड बन गया है कि ज़्यादातर हम जो भी वैल्यू को नहीं जानते हैं हम उसे x ले लेते हैं। जो भी डेटा नहीं जानते हम उसे x ले लेते हैं। तो चलिए हम x लेके ही शुरू करते हैं। तो लेट द नंबर बी x। 5 टाइम्स अ नंबर, टाइम्स का मतलब क्या होता है? टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। तो 5 टाइम्स x हुआ 5x। 5 टाइम्स अ नंबर एडेड टू 2/3 ऑफ इटसेल्फ। एडेड टू, तो एडिशन का साइन लगाना होगा। 2/3 ऑफ इटसेल्फ मतलब 2/3 ऑफ द नंबर। नंबर क्या है हमारा? x। सो 2/3 ऑफ x gives 102। gives का मतलब क्या होगा? gives का मतलब होगा equal to, gives 102, find the number। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो तो हम पिछली क्लास में सीख ही चुके हैं। तो आप आशा करती हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे हमारे पास x दो जगह है और हमारे पास एक फ्रैक्शन है, तो इसे भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं 5x अपॉन 1। 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 1 और 3 का एलसीएम होता है 3। 1 इंटू 3 इज 3, तो हम 5x को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें मिलता है 15x। 3 इंटू 1 इज 3, हम 2x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें मिलता है 2x। 15x प्लस 2x कितना होता है? 15 प्लस 2 होता है 17, तो हमें मिलता है 17x बाई 3 इक्वल टू 102। अब कहीं भी हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है तो हमें क्या करना है? वन फ्रैक्शन इक्वल टू अनदर फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन इक्वल टू अनदर फ्रैक्शन, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें चाहिए x इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 17 नीचे आ जाएगा और 3 इधर ऊपर चला जाएगा। तो हमें मिल रहा है x इक्वल टू 102 इंटू 3 अपॉन 17। बताइए तो 17 के टेबल में 102 कब आता है? ये है 7, ये है 2, ठीक है। तो 7 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने से लास्ट में 2 आए? ये हम ट्रायल एंड एरर यूज़ कर रहे हैं। अगर वर्क किया तो ठीक है, नहीं वर्क किया तो हम कुछ और यूज़ करेंगे। 17 इंटू 6 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 6 7 ज़ा 42, कैरी ओवर 4, 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 4 10। तो 17 इंटू 6 इज़ 102 एंड 6 इंटू 3 इज़ 18। तो इस प्रकार आसानी से ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। The sum of 3 consecutive odd numbers is 213. Find the numbers. ठीक है, sum of 3 consecutive odd numbers is 213. Find the numbers. अब आपको तो पता ही होगा कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स लूं और पूछूं कि आपसे व्हाट आर द कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स विथ 3 के बाद अगर मैं पूछूं, 3 के पहले का भी ले सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 के बाद 3 से कॉन्जिक्यूटिव कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपको देखना है कि 3 के जस्ट बाद कौन से नंबर्स हैं। तो 3, 4 एंड 5 आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अगर मैं बोलूं कि आप मुझे 3 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बताइए, तो आप तो जानते हैं कि ऑड नंबर्स का मतलब क्या होता है? 1 3 5 7 9, इस तरह से वो नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव
ऑड नंबर्स, जैसे कि 1 3 5 7 9, इस तरह के 3 हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। तो अगर हमारा पहला नंबर हुआ से 7, तो दूसरा नंबर क्या होगा इसके बाद वाला दूसरा नंबर होगा 7 + 2, और इसके बाद वाला दूसरा नंबर क्या होगा, 7 + 2 है हमारा सेकेंड नंबर। हमको सेकेंड नंबर में 2 और ऐड करना है जिससे कि थर्ड नंबर आए। फर्स्ट नंबर में 2 ऐड करने से सेकेंड नंबर मिला, सेकेंड नंबर में 2 ऐड करने से हमें थर्ड नंबर मिलता है। तो अगर हम 7 की जगह x ले लें तो क्या होगा, आइए, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो हमारा सेकेंड नंबर हो जाएगा x + 2 और थर्ड नंबर हो जाएगा x + 2 + 2। क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों का सम है 213। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर को ऐड करके 213 मिलना चाहिए। तो हम लिखते हैं कि गिवन या अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम x + 2 प्लस ये क्या है हमारा, ये है हमारा x + 4। इसे यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा अच्छा होगा। तो हमें मिल रहा है x + x + 2 + x + 4 इज 213। 1x + 1x + 1x होता है 3x, 2 + 4 होता है 6। पहले हमें सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन ख़त्म करने हैं, लास्ट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस +6 को अगर हम इस तरफ ले जाएं तो हमें मिलता है 213 - 6, और 213 - 6 क्या हो जाता है, 213 - 6 हो जाता है 207। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 207 के नीचे जाएगा और हमें मिलेगा 207/3। 3 1s are 3, 3 6 are 18, रिमाइंडर 227। 3 × 9 is 27। तो हमें मिल गया x = 69। सो हमारा फर्स्ट नंबर है x जो कि है 69, सेकेंड नंबर है x + 2, 69 + 2 71, थर्ड नंबर है x + 4, 69 + 4 73। तो इस प्रकार से हमें तीनों नंबर जो कि ऐड करके 213 बनाते हैं वो आराम से मिल गए। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 numbers are in the ratio 3:4. Ratio between first number and second number is 3:4. If 2 is subtracted from the first and 5 is subtracted from the second, the ratio becomes reciprocal of the original ratio. ठीक है, तो इस तरह के सम्स में फर्स्ट नंबर इज 2, सेकेंड नंबर इज 3:4। अपने लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी 3x एंड द सेकेंड नंबर बी 4x। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड नंबर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। From the first number 2 is subtracted, from the second number 5 is subtracted, and ऐसा करने से हमें क्या मिल रहा है, the ratio becomes the reciprocal of the original number। तो पहले नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरे नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, और जो रेशियो अब हमें मिलता है वो है पुराने रेशियो का रेसिप्रोकल। पुराना रेशियो क्या था, 3:4। तो इसका रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज कीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज 4/3।
आप कृपया करके इसे यहीं पे ब्रैकेट में डाल दीजिए, जिससे नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ब्रैकेट डालना ना भूलें। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर जाएगा और 4x - 5 ऊपर आएगा। थ्री इंटू 3x 9x, 3 इंटू -2 -6, 4 इंटू 4x 16x, 4 इंटू -5 -20। हम चाहेंगे कि x की वैल्यू पॉजिटिव रहे, तो लेट्स शिफ्ट 9x दिस साइड, इट बिकम्स -9x। -20 को हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं +20, तो हमें मिलता है 16 - 9 7x इक्वल टू 20 - 6 14। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालना है। x इक्वल टू 14/7 विच इज़ 2। तो क्या हमारा सम सॉल्व हो गया है? नहीं, अभी आंसर ख़त्म नहीं हुआ है। बिफोर यू राइट द फाइनल आंसर यू मस्ट रीड द क्वेश्चन अगेन, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चे आंसर यहाँ तक तो ले आते हैं लेकिन उनका कम से कम 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब नहीं दिया गया है। क्वेश्चन मांगा था फर्स्ट और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर है 3x, सेकंड नंबर है 4x। तो आपको ये लिखना, आपका ये लिखना ज़रूरी है कि फर्स्ट नंबर इज़ 3x विच इज़ 3 इंटू 2 6, सेकेंड नंबर इज़ 4x विच इज़ 4 इंटू 2 8। अच्छा, एक और खासियत है लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स की, आप खुद से बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन सही है या गलत। क्वेश्चन क्या बोला था? रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर इज़ 3:4। अगर आप 6 को 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 2 3 6, 2 4 8। सो दोनों नंबर का आपस में एक्सक्यूज़ मी, आपस में रेशियो 3/4 है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोल रहा था कि इफ़ 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर एंड 5 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड नंबर, तो हमें मिल रहा है 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड नंबर, तो हमें मिल रहा है 4/3 विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो इस प्रकार प्रॉब्लम सम्स ऑन लीनियर इक्वेशन में आप खुद से आराम से चेक कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन सही है या गलत। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलें। नेक्स्ट सम है, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। The breadth of a rectangle is 3/4 times its length. The perimeter of the rectangle is 70 centimeter. Perimeter of the rectangle is 70 centimeter and हमें find करना है length of the rectangle and breadth of the rectangle. तो आपको याद होगा rectangle के perimeter का क्या फॉर्मूला होता है? rectangle में opposite sides are equal, तो ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, L + L 2L, B + B 2B। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है ट्वाइस L + ट्वाइस ब्रेथ, 2 कॉमन L + B। तो हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस L + B विच इज़ गिवन टू बी 70। तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है और ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के जो जब तक ब्रैकेट है, ब्रैकेट को आप समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर है यहाँ पे, तो आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 नीचे आता है और हमें मिलता है 70/2 विच इज़ 35। हमें पता है कि ब्रेथ इज़ 3/4 टाइम्स द लेंथ। फिर क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन है, यहाँ भी L है, यहाँ भी L है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, तो 4L + 3L इज़ 35, 7L इक्वल टू 35 इंटू 4, L इक्वल टू 35 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 = 7, 7 5 = 35, तो L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन ने कहा था कि ब्रेथ इज 3/4 टाइम्स द लेंथ, सो ब्रेथ इक्वल टू 3/4 टाइम्स द लेंथ
इक्वल टू 3/4 इंटू 20 विच इज़ 15। तो आंसर है हमारा लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, इस तरह के आंसर्स आप खुद से चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है। अगर लेंथ 20 है और ब्रेथ 15, 20 + 15 कितना होता है? 35, ठीक है। पेरीमीटर होता है ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, तो ट्वाइस 35 होता है 70, मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी बात पे हम चलते हैं दूसरे सम पे। अब हम करेंगे एज प्रॉब्लम्स, और एज प्रॉब्लम्स आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सी गलती से, एक छोटी सी गलती से पूरा सम बेकार का गलत हो जाता है, जबकि आपको करीब करीब सब कुछ ठीक से करना आता है। तो चलिए लेते हैं पहला एज प्रॉब्लम। A man is 28 years older than his son. After 10 years, he will be twice the age of his son. तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक फादर है और एक सन है। तो दोनों में से एक की प्रेजेंट एज या पास्ट एज हमें एक्स लेना है। कौन सी एज एक्स लेने से हमारा कैलकुलेशन इजी होगा, हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ के समझ सकते हैं। अ मैन इज 28 years older than his son, तो लेट द सन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। Man is 28 years older than X, मतलब X + 28। अच्छा, अब आपको बहुत ध्यान से करना है। आफ्टर 10 years, माइंड यू, आफ्टर 10 years 99% ऑफ द एज प्रॉब्लम्स, एक आध एक्सेप्शन होता है जो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ रहता है कि यहाँ पे ऐसे करना है। नहीं तो अगर बोल रहा है कि 10 years के बाद सन की एज के बारे में बोल रहा है, तो हमें फादर की एज भी 10 years के बाद लेनी है। सन्स एज आफ्टर 10 years एंड फादर्स एज आफ्टर 10 years, यू डिसाइड फ्रॉम हियर। यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए कि 10 साल के बाद सन की एज क्या होगी, 10 साल के बाद फादर की एज क्या होगी। अगर सन की एज अभी x है तो 10 साल के बाद होगी x + 10। फादर की एज है x + 28 अभी, तो 10 साल के बाद होगी x + 38। आप पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। मैथ्स में याद रखिएगा वर्ड प्रॉब्लम्स बार बार पढ़ना होता है। जैसे हम इंग्लिश में कॉम्पोजिशन पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को बार बार पढ़ते हैं, हिंदी में कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को बार बार पढ़ते हैं, वैसे ही आपको ये प्रॉब्लम सम्स बार बार पढ़ने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा था आफ्टर 10 years the man will be twice the age of his son. Man will be after 10 years twice the age of his son. X + 38 will be equal to twice x + 10. चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करें। 2 × x एंड +20, तो हमें मिलता है 38 - 20 = 2x - x, 18 = x, मतलब x = 18।
मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी, बिफोर यू राइट द फाइनल आंसर आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या सिर्फ x की वैल्यू पूछा है कि कुछ और पूछा है, वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन बोला है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब सन की प्रेजेंट एज और फादर की प्रेजेंट एज दोनों निकालना है। तो सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x इक्वल टू 18 years, father's present age equal to x plus 38 equal to 18 plus 38 which is 56 years। तो इस तरह से हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जो सम करने जा रहे हैं उसमें अधिकतर बच्चे गलतियां करते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप बहुत ध्यान से देखें कि मैं कहाँ पर क्या टेक्निक अप्लाई कर रही हूँ। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज़ 14। नंबर और डिजिट में आपको फ़र्क समझ में आता है? जैसे कि अगर मैं आपको दूं नंबर 457, ठीक है, तो 457 पूरा एक नंबर है जिसके डिजिट्स हैं 4 and 5 and 7, मतलब 457 एक 3 digit नंबर है। अगर मैं आपको 96 देती हूँ तो 96 नंबर में हमारे पास 9 है और 6 है, मतलब 2 डिजिट्स है, तो 96 इज़ अ 2 digit नंबर। अच्छा, इस क्वेश्चन में इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर इंक्रीजेज बाय 36। तो यहाँ पर हमारे पास 2 digit नंबर है और 2 digit नंबर में यूनिट्स प्लेस होती है और टेंस प्लेस होती है। इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर इंक्रीजेस बाय 36 और दोनों डिजिट्स का सम है 14। क्योंकि हम लीनियर इक्वेशंस यूज़ कर रहे हैं, आप अगर यूनिट्स डिजिट को x लेते हैं एंड सम ऑफ डिजिट्स इज 14, ठीक है, इसको और इसको ऐड करके 14 आना चाहिए, तो ये वाला डिजिट कितना होगा? 14 माइनस x, तभी ना इन दोनों को ऐड करके हमें 14 मिलेगा। जैसे कि अगर यूनिट्स डिजिट है 6 तो टेंस डिजिट क्या होगा? 14 माइनस 6 8, और दोनों को ऐड करके हमें 14 मिलेगा। अच्छा, रिवर्स करने से 86 क्या बन जाएगा? 68, ठीक है। तो यूनिट्स डिजिट और टेंस डिजिट की पोजीशन चेंज हो जाती है व्हेन वी रिवर्स द नंबर। तो 14 माइनस x अगर टेंस डिजिट है तो रिवर्स्ड नंबर में वो यूनिट्स डिजिट होगा, x अगर यूनिट्स डिजिट है तो रिवर्स नंबर में x टेंस डिजिट होगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लिखते हैं x इंटू 14 माइनस x, ठीक है, अगर आप इस तरह से ये दोनों डिजिट को पास लिख देते हैं जहाँ पे वेरिएबल है, नंबर्स नहीं है, वेरिएबल है, तब अलजेब्रा का क्या रूल है कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं जैसे ए बी तो उसका मतलब होता है ए इंटू बी, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर x की वैल्यू 6 है और 14 माइनस x की वैल्यू 8 है तो 6 इंटू 8 48 आ जाएगा, 68 नहीं आएगा। तो आप ऐसे पास लिख कर आंसर नहीं ला पाएंगे। रिवर्स नंबर x इंटू 14 माइनस x नहीं है। तो इस सम को हम किस तरह से सॉल्व करें, आइए सीखते हैं। लेट द यूनिट्स डिजिट बी x and the tens digit be 14 minus x. For the reverse number,
units digit is x, no, units digit is 14 minus x, और टेंस डिजिट क्या है? टेंस डिजिट इज x। ठीक है, अब आप बताइए कि इस नंबर को आप छोटी क्लास में एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखते थे? अगर आपको 86 को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने बोला जाए तो आप लिखेंगे 8 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। 86 इज 8 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। वैसे ही अगर हमारा यूनिट्स डिजिट है x और टेंस डिजिट है 14 माइनस x, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा 10 इंटू 14 माइनस x, 10 इंटू द टेंस डिजिट, टेंस डिजिट इज 14 माइनस x, 10 इंटू द टेंस डिजिट प्लस द यूनिट्स डिजिट। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 140 माइनस 10x आएगा और माइनस 10x प्लस x हो जाएगा माइनस 9x। रिवर्स्ड नंबर में 10 टाइम्स x होगा और 14 माइनस x इंटू 1 होगा। इसको सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा 9x प्लस 14। अच्छा, जितना हमें याद था हमने कर लिया। नाउ वी आर लूजिंग ट्रैक कि करना क्या था। जब भी ऐसा हो तो आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 14। इसका तो हम प्रयोग कर चुके हैं। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर इंक्रीजेज बाय 36। इसका क्या मतलब है कि रिवर्स्ड नंबर इज 36 मोर देन द ओल्ड नंबर। ठीक है, तो दिया हुआ है कि रिवर्स्ड नंबर इज मतलब इक्वल टू 36 मोर, मतलब प्लस 36। क्या चीज में प्लस 36? ओल्ड नंबर में। तो 140 माइनस 9x प्लस 36, तो माइनस 9x इधर आता है, 9x प्लस 9x 18x। 140 प्लस 36 हो जाता है 176 और प्लस 14 इधर आता है माइनस 14, तो हमें मिलता है 18x इक्वल टू 162 और x इक्वल टू 8 के टेबल में लास्ट में 2 कब आता है? 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 18 इंटू 9 हमारा होता है 162, तो x इज 9। हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या था? हमारा रिक्वायर्ड नंबर था 140 माइनस 9x। सो रिक्वायर्ड नंबर is 140 माइनस 9 इंटू x, मतलब 9 इंटू 9, 140 माइनस 81, 140 माइनस 81 हो जाता है 59। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 59 हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। चलिए दूसरे सम की तरफ चलते हैं और अब हम फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ सम करने जा रहे हैं अबाउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। और उसमें अगर हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो किस तरह से फ्रैक्शन में चेंज आता है, एंड वी हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो हमारा क्वेश्चन है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 2 लेस देन द डिनोमिनेटर। पहली बात, आपको फ्रैक्शन का अगर कोई सम दिया जाए तो याद रखिएगा एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। क्वेश्चन बोल रहा है न्यूमरेटर इज 2 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज 2 लेस दैन द डिनोमिनेटर, मतलब -2। सबसे पहले आपको लिखना है कि रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है, उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ना है। फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन को क्या चाहिए? क्वेश्चन बोल रहा है कि
If 5 is added to both the numerators and the denominator, the fraction becomes 3/4. 5 is added to both the numerator and the denominator. So ये हमारा फ्रैक्शन है. 5 is added to the numerator, 5 is added to the denominator, and the required fraction becomes 3/4. चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं. x plus 3, x plus 5 equal to 3/4. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4x plus 12 equal to 3x plus 15. 4x है, 3x है, तो 4x minus 3x हो जाता है x, 15 minus 12 हो जाता है 3. तो हमें पता चल गया कि डिनोमिनेटर है x और न्यूमरेटर है x minus 2. तो डिनोमिनेटर इज x equal to 3, numerator is x minus 2, which is 3 minus 2, which is 1. So required fraction is x minus 2 upon x, मतलब 1 upon 3. इस तरह से हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं. आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा. तो एक और टाइप का सम हम कर ही लेते हैं और वो है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये कॉन्सेप्ट आप देखिएगा जगह जगह यूज़ होता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का. अच्छा, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी बहता हुआ पानी हो, ठीक है, रिवर में, उसकी ट्रिब्यूटरी में, तो पानी जब बह रहा है तो वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, नीचे से ऊपर नहीं बहता है पानी. और अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पर कोई बोट है, ठीक है, यहाँ पे कोई बोट है, तो अगर उस बोट को हम रो भी नहीं कर रहे, चला भी नहीं रहे हैं, फिर भी बोट अपने आप थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्ट्रीम है या रिवर है उसका अपना एक बहाव होता है, अपनी एक स्पीड होती है जो कि बोट को नीचे की तरफ लेके जाती है ना. तो बोट बहुत आसानी से नीचे की तरफ आ जाती है. आप जब भी कोई पहाड़ पे चढ़ते हैं या फिर रो करके बोट को रिवर के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते, अपस्ट्रीम जाने की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रयास, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप अगेंस्ट द स्ट्रीम से उल्टा जा रहे हैं. तो आपकी जो नॉर्मल स्पीड है वो कम हो जाती है. नीचे आते वक्त आप अपनी नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड से आते हैं और ऊपर जाते वक्त आप अपनी नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड से जा पाते हैं, क्योंकि एक तरह से रिवर आपको रोक रही है. तो इस तरह के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के जो सम्स होते हैं उसमें आपको दो चीज़ जानने की ज़रूरत है. एक आपकी ओरिजिनल स्पीड और दूसरा स्पीड ऑफ द रिवर और स्ट्रीम. तो पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, उसके बाद हम उसे डिस्कस करेंगे. अ बोट कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 ports in 5 hours. ठीक है. While going down the stream, अब यही सेम बोट जब अपस्ट्रीम जाती है तो while going up the stream it covers the same distance in 8 hours. ठीक है, अभी तक हमें समझ में आया कि डाउनस्ट्रीम जाने में 5 hours 5 घंटे लगते हैं और अपस्ट्रीम आने में 8 hours
8 घंटे लगते हैं। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड आउट करना है बोट की जो ओरिजिनल स्पीड है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का क्या मतलब हुआ कि अगर बहता हुआ पानी नहीं होता, अगर पानी में कोई बहाव नहीं होता, तो बोट की ओरिजिनल स्पीड क्या होती। तो सबसे पहले आपको लेना है कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास दो केस हैं, एक है डाउनस्ट्रीम का और एक है हमारे पास अपस्ट्रीम का। ठीक है, अच्छा, दोनों केस में डिस्टेंस सेम है बोला गया है। ठीक है, और दोनों केस का टाइम दिया हुआ है। पहले केस में 5 आवर्स डाउनस्ट्रीम में टाइम है 5 आवर्स, अपस्ट्रीम में क्या टाइम है 8 आवर्स। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, ये है बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड है 3। तो डाउनस्ट्रीम आते वक्त बोट की जो स्पीड हो जाएगी वो उसकी ओरिजिनल स्पीड प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी, और अपस्ट्रीम के वक्त ओरिजिनल स्पीड माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब आप पूछेंगे मैम आगे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्पीड और टाइम आपने किस फॉर्मूला में देखा था? स्पीड और टाइम पता हो तो आप क्या निकाल सकते हो, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो इस केस में डिस्टेंस इज x + 3 × 5 स्पीड इंटू टाइम, और इस केस में 8 × x - 3। क्वेश्चन में बोला गया है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों केस में बोट सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, सेम होगा मतलब इक्वल होगा। तो चलिए लिख लेते हैं दोनों इक्वल हैं। अब ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है जो आप आराम से सॉल्व करना तो जानते ही हैं। 5 × x + 15 8x - 24। तो हमें क्या मिलता है, 24 इधर आके हो जाता है 24 + 15 कितना होगा 39, और 5x उधर जाता है 8x - 5x 3x। तो 3x = 39, x = 39 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ 13। तो इस तरह से हमें मिल जा रही है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर equal to 13 किलोमीटर पर आवर। बच्चों, मुझे लगता है आपको लीनियर इक्वेशंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, आप मेरी तरफ से कोई मदद चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने का, और मैं बहुत जल्द क्लास 8 का पूरा सिलेबस अपलोड कर दूँगी, जिससे कि आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए आराम से रिवाइज़ कर सकें।